अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का सबक है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। इसे लिखने वाले हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। पहले हम मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ये बता दूं कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने नज़ीर अहमद का खाका पेश किया है, जिसमें उन्होंने नज़ीर अहमद की खूबियों और कमज़ोरियों का इंतहाई दिलचस्प अंदाज में इसे पेश किया है। ये पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश हुई है 1844 ईस्वी में और वफ़ात हुई है 1947 ईस्वी में। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए। इनकी पैदाइश 1884 ईस्वी में दिल्ली में हुई। उन्होंने इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल करने के बाद हिंदू कॉलेज से 1905 में बीए पास किया। 1907 ईस्वी में वो हैदराबाद गए और मुख्तलिफ मुलाजमतों पर मामूर रहे और तरक्की करते करते असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंचे। 1919 ईस्वी में उन्होंने अपना सबसे पहला मजमून रिसाला अफादा आगरा में लिखा। उनका पहला रिसाला था अफादा। और 1923 ईस्वी में वो बाकायदा मज़ामीन लिखने लगे। उन्होंने तनकीद, अफसाना, सवाने हयात, मुआशरत और अखलाक हर मौजू पर कुछ न कुछ लिखा और अच्छा लिखा, लेकिन उनके मज़ाहिया मज़ामीन सबसे ज़्यादा कामयाब हुए। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग अफसाना निगार भी हैं, तनकीद निगार भी, लेकिन सबसे ज़्यादा वो कामयाबी जिस मैदान में उन्हें मिली वो मज़ाहिया मज़ामीन में। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के मज़ामीन 7 जिल्दों में मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाये हो चुके हैं। नज़म का मजमुआ मेरी शायरी के नाम से छप चुका है। इसमें भी मज़ाहिया रंग नुमाया है। हंसने और हंसाने का कोई असूल मुकर्रर नहीं हो सकता। तमाम मज़ाह निगार अपना अंदाज जुदा रखते हैं। सबका अपना अपना अलग अंदाज होता है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का भी एक मखसूस रंग है, जिसे अज़मतुल्लाह बेग ने खुश मज़ाक़ी कहा है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का जो लिखने का अंदाज है उसे अज़मतुल्लाह बेग ने खुश मज़ाक़ी कहा है। खुश मज़ाक़ी में क़हक़हे के मौक़ा कम और तबस्सुम के ज़्यादा मिलते हैं, यानी उनकी बातें सुनकर इंसान मुस्कुरा उठता है। उनके यहाँ ऐसा इंबसात मिलता है जिसे देरपा कहा जा सकता है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के यहाँ दिलचस्पी के कई सामान हैं। उनकी मज़ाह निगारी में दिल्ली के रोज़मर्रा और मुहावरात का लुत्फ़ पाया जाता है। इसे याद रखें बच्चों कि उनकी मज़ाह निगारी में दिल्ली के रोज़मर्रा और वहाँ के मुहावरों का लुत्फ़ पाया जाता है। वो अक्सर ऐसे मुहावरात और अल्फाज अपनी तहरीर में लाते हैं जो दिल्ली के लोग गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। ज़ेर नज़र मज़मून उनकी इन्हीं खसूसियात का आइनादार है। इसकी मज़ीद खूबी यह है कि इससे हमें उर्दू के एक बहुत बड़े अदीब और 19वीं सदी के हिंदुस्तान के एक बड़े शख्स मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में बहुत सी बातें मालूम होती हैं जो और किसी तरह न मालूम हो सकें। अब यहाँ नज़ीर अहमद के बारे में यहाँ बताया गया है कुछ नज़ीर अहमद की ज़ुबानी और कुछ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने बताया है। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। पहले यहाँ मौलवी साहब का हुलिया बयान किया है। मौलवी साहब का हुलिया सुनिए। हुलिया कैसा है? रंग सांवला मगर रूखा, कद खासा ऊंचा मगर चौड़ान ने लंबान को दबा दिया था। दोहरा बदन, गदरा ही नहीं बल्कि मोटापे की तरफ किसी कदर माइल। मौलवी साहब का हुलिया बयान किया है कि वो रंग उनका सांवला था, लेकिन उसमें यानी रंग जो सांवला था लेकिन रूखापन था। कद भी खासा ऊंचा था, लेकिन चूंकि वो काफ़ी मोटे थे तो उनकी लंबाई कम लगती थी। फरमाते थे कि बचपन में किसी कदर वर्जिश का शौक था। वर्जिश छोड़ देने से बदन जिस तरह मरमरों का थैला हो जाता है, बस यही कैफियत थी। भारी बदन की वजह से चूंकि कद ठिगना मालूम होने लगा था, इसलिए उसका तकमला यानी ऊंची तुर्की टोपी से कर दिया जाता था। तकमला कहते हैं तकमील यानी मुकम्मल होना। कमर का फेर ज़रूरत से ज़्यादा यानी
पेट बहुत ज़्यादा आगे की तरफ निकला हुआ था। तोंद इस कदर बढ़ गई थी कि कमर में अजारबंद बांधने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि तकलीफदा समझा जाता था और महज एक गिरह को काफ़ी ख्याल किया जाता था। गर्मियों में तहमद बांधते थे, उसके पल्लू उड़सने के बजाय इधर उधर डाल देते थे, मगर उठते वक्त बहुत एहतियात करते थे। अव्वल तो कुतुब बने बैठे रहते थे। अगर उठना हुआ तो पहले अंदाज़ा करते थे कि फ़िलहाल उठने को मुलतवी किया जा सकता है कि नहीं। ज़रूरत ने बहुत ही मजबूर किया तो अज़ारबंद की गिरह या तहमद के कोनों के उड़सने का दबाव तोन पर डालते थे। सर बहुत बड़ा था, मगर बड़ी हद तक उसकी सफाई का इंतज़ाम कुदरत ने अपने इख्तियार में रखा था। जो थोड़े रहे सहे बाल थे वो अक्सर नहायत एहतियात से साफ करा दिए जाते थे, वरना बालों की ये कगर सफ़ेद मुकेश की सूरत में टोपी के किनारों पर झाड़ू का नमूना हो जाती थी। आंखें छोटी छोटी जरा अंदर को धसी होती थी, भवें घनी और आंखों के ऊपर साया फगन थी। आंखों में गजब की चमक थी, वो चमक नहीं जो गुस्सा के वक्त नमदार होती है, बल्कि ये वो चमक थी जिसमें शोखी और जहानत खूब खूब कर भरी थी। फरतुल्ला बेग ने यहाँ नजीर अहमद का हुलिया बयान किया है कि रंग उनका सांवला था और ऊंचा कद था और बदन वो मोटापे की तरफ मायल था, और सर पर तुर्की टोपी बढ़ी हुई तोन थी जिस पर वो तहमद लपेट लेते थे, और सर पर जो गिनती के बाल थे वो झालर की शक्ल में थे। छोटी छोटी जहीन आंखें थी जिनमें शौकी कूट कूट कर भरी हुई थी। अगर मैं उनको मुस्कुराती हुई आंखें कहूँ तो बेजाना होगा। कल्ला जबड़ा बड़ा जबरदस्त पाया था, चूंकि दहाना भी बड़ा था और पेट के मुहित में सांस के लिए गुंजाइश बढ़ा दी थी। कल्ला कहते रुखसार, गाल, चेहरा। इसलिए निहायत ऊंची आवाज में बगैर खींचे बहुत कुछ कह जाते थे। आवाज में गरज थी, मगर लोच के साथ कोई दूर से सुने तो ये समझे कि मौलवी साहब किसी को डांट रहे हैं, लेकिन पास बैठने वाला हंसी के मारे लौट रहा हो। जोश में आकर जब आवाज बुलंद करते थे तो मालूम होता था कि तिरम बज रहा है। तिरम कहते हैं एक किस्म का बाजा, इसलिए बड़े बड़े जलसों पर छा जाते थे। नाक किसी कदर छोटी थी और नथने भारी, ऐसी नाक को गवारों की इस्तेलाह में गाजर और दिल्ली वालों की बोल चाल में फुल्की कहा जाता है। यानी उनकी नाक बिल्कुल चपटी की तरह थी, वो मतानत छू कर नहीं गुजरी थी। मतानत यानी संजीदगी, बुर्दबारी, लेकिन जिस्म के बोझ ने रफ्तार में खुद ब खुद मतानत पैदा कर दी थी। दाढ़ी बहुत छिद्री थी, एक एक बाल आसानी गिना जा सकता था। दाढ़ी की वजह कुदरत ने खुद फ्रेंच फैशन बना दी थी। ये दहाना उनका चौड़ा था, जबड़ा बड़ा था, आवाज ऊंची थी और पाटदार थी, छिद्री दाढ़ी थी और कुदरती तौर पर दाढ़ी फ्रेंच कट लगती थी। उन्होंने अपने बारे में बताया, लो भाई हम बहुत गरीब लोग थे, न खाने को रोटी न पहनने को कपड़ा। तालीम का शौक था, इसलिए फिरता फिराता पंजाबियों के कटरे की मस्जिद में आकर ठहर गया। यहाँ के मौलवी साहब बड़े आलिम थे, उनसे पढ़ता और तवक्कुल पर गुजारा करता। मौलवी साहब के दो चार शागिर्द और भी थे, उन्हें भी पढ़ाते और मुझे भी पढ़ाते। दिन रात पढ़ने के सिवा कुछ काम न था। थोड़े से दिनों में मैंने कलाम मजीद पढ़कर अदब पढ़ना शुरू किया। 4 बरस में मुलाकात पढ़ने लगा। वो मेरी उम्र 12 साल की थी, मगर कद छोटा होने की वजह से 9-10 बरस का मालूम होता था। पढ़ने के अलावा मेरा काम रोटियां समेटना था। सुबह हुई और मैं छड़ी हाथ में लेकर घर घर रोटियां जमा करने निकला। किसी ने रात की बची हुई दाल ही दे दी, किसी ने कीमा की लूडी ही रख दी, किसी ने 2-3 सूखी रोटियों ही पर खाया। गर्ज रंग बिरंग का खाना जमा हो जाता। मस्जिद के पास ही अब्दुल खालिक साहब का मकान था। अच्छे खाते पीते आदमी थे। उन्हीं के बेटे डिप्टी अब्दुल हामिद हैं, जो सामने वाले मकान में रहते हैं। उनके यहाँ मेरा कदम रखना मुश्किल था। इधर मैंने दरवाजे में कदम रखा, इधर उनकी लड़की ने टांग ली। जब तक सेर 2 सेर मसाला मुझसे न पिसवा लेती, न घर से निकलने देती, न रोटी का टुकड़ा देती। खुदा जाने कहाँ से महल्ला भर का मसाला उठा लाती थी। पीसते पीसते हाथों में गट्टे पड़ गए थे। जहाँ मैंने हाथ रोका और उसने बट्टा उंगलियों पर मारा, बखुदा जान सी निकल जाती थी। मैंने मौलवी साहब से कई दफ़ा शिकायत भी की, मगर उन्होंने टाल दिया। खबर नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी, ताकीद कर दिया करते थे कि अब्दुल खालिक साहब के मकान में ज़रूर जाना। बहरहाल इस मारा धाड़ी से रोज़ाना वहाँ जाना पड़ता था और रोज़ यही मुसीबत झेलनी पड़ती थी।
तुम समझे भी ये लड़की कौन थी? मियाँ, ये लड़की वो थी जो बाद में हमारी बेगम साहिबा हुई। जब सोचता हूँ तो पिछला नक्शा आंखों के सामने आ जाता है और बेख्तियार हंसी आ जाती है। अक्सर हम दोनों पहली बातों को याद करते और खूब हंसते थे। खुदा गरीक रहमत करे, जैसी बचपन में शरीफ थी वैसी ही जवानी में गरीब हो गई। यहाँ फ़रतुल्लाह बेग ने नज़ीर अहमद के हुसूल तालीम का जिक्र किया है कि किस तरह वो मस्जिद में पढ़ते थे और घर घर से रोटियां बटोरते थे। इसके बाद वो किस तरह दिल्ली कॉलेज तक पहुंचे और किसी तरह तालीम हासिल किया। रोटियां बटोरने के सिलसिले में उन्होंने अपनी बीवी का भी जिक्र किया है, जो उनसे ढेरों मसाला पिसवाती थी। एक रोज जो कश्मीरी दरवाजे की तरफ गया तो देखता हूँ कि दिल्ली कॉलेज में बड़ा हुजूम है। वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। कॉलेज वहाँ था जहाँ अब गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल है। मैं भी भीड़ में घुस गया। मालूम हुआ कि लड़कों का इम्तहान लेने मुफ्ती सदरुद्दीन साहब आए हैं। हमने कहा चलो हम भी चले। बरामदे में पहुंचा। कद छोटा था, लोगों की टांगों में से होता हुआ घुस-घुसा कर कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। देखा कि कमरे के बीच में मेज बिछी है, उसके सामने कुर्सी पर मुफ्ती साहब बैठे हैं। एक लड़का आता है, उससे सवाल करते हैं और सामने कागज पर कुछ लिखते जाते हैं। मेज के दूसरे पहलू की कुर्सी पर एक अंग्रेज बैठा है। ये मदरसे के प्रिंसिपल साहब थे। हम तमाशा में महव थे कि साहब किसी काम के लिए उठे। चपरासियों ने रास्ता साफ करना शुरू किया। जो लोग दरवाजा रोके खड़े थे किसी तरह पीछे हटते ही नहीं थे। चपरासी जबरदस्ती ढकेल रहे थे। गर्स इस धक्का पेल में मेरा खुलिया हो गया। दरवाजे के सामने संगमरमर का फर्श था, उस पर से मेरा पांव रपटा और मैं धम से गिरा। इतनी देर में प्रिंसिपल साहब भी दरवाजे तक आ गए। गिरते देखा तो दौड़कर मेरी तरफ बढ़े, मुझे उठाया, पूछते रहे कहीं चोट तो नहीं आई। उनकी शफकत आमेज बातें अब तक मेरे दिल पर कालनक्श फिलहज है। बातों ही बातों में पूछा, मियाँ साहिबजादे क्या पढ़ते हो? मैंने कहा मल्लकात। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर पूछा। मैंने फिर वही जवाब दिया। मेरी उम्र पूछी। मैंने कहा मुझे क्या मालूम। वो मेरा हाथ पकड़कर बजाय अपने काम को जाने के सीधा मुझको मुफ्ती साहब के पास ले गए और कहने लगे, मुफ्ती साहब ये लड़का कहता है मैं मुल्लकात पढ़ता हूँ, जरा देखिए तो सही सच कहता है या यूं ही बातें बनाता है। मुफ्ती साहब ने कहा, बोलो तो क्या पढ़ता है? मैंने कहा मुलाकात। कहने लगे कहाँ पढ़ता है? मैंने कहा पंजाबियों के कटरे की मस्जिद में। फिर कहा मुलाकात दूर पढ़ेगा? मैंने कहा लाइए। उन्होंने मेज से किताब उठाई और मेरे हाथ में दे दी और कहा यहाँ से पढ़। जिस शेर पर उन्होंने उंगली रखी थी वह मुलाकात से उमर बिन कुलसुम का शेर था। उसे मैंने पढ़ा और मानी बयान किया। उन्होंने तरकीब पूछी, वो बयान की। मुफ्ती साहब बहुत चकराए, पूछने लगे तुमको कौन पढ़ाता है? मैंने कहा मस्जिद के मौलवी साहब। मदरसे में पढ़ेगा? मैंने जवाब दिया जरूर पढ़ूंगा। मुफ्ती साहब ने कागज उठाकर चंद सतरें लिखी और प्रिंसिपल साहब को देकर कहा, इसको प्रेसिडेंट साहब के पास पेश कर देना। हम वहां से निकलकर अपने घर आए। मौलवी साहब से कुछ न कहा। कोई 7-8 रोज के बाद कॉलेज का चपरासी मौलवी साहब के पास एक कागज दे गया। इसमें लिखा था कि नजीर अहमद को कॉलेज में दाखिल करने की इजाजत हो गई है। कल से आप उसे कॉलेज में आने की हिदायत कर दीजिए। इसका वजीफा भी हो गया। चपरासी तो हुक्म दे चलता बना। मौलवी साहब ने मुझे बुलाया, खत दिखाया और पूछा ये मामला क्या है? मैंने कुछ जवाब न दिया। जब जरा सख्ती की तो तमाम वाकया बयान किया। वो बहुत खुश हुए और दूसरे रोज ले जाकर मेरा हाथ प्रिंसिपल साहब के हाथ में दे दिया। इस जमाने में सैयद अहमद खान फारसी की जमात में थे, मुंशी जकाउल्लाह साहब की जमात में और प्यारे लाल अंग्रेजी की जमात में पढ़ते थे। मैं अरबी की जमात में शरीक हुआ। मैंने कहा मौलवी साहब आपकी जमात कहाँ बैठती थी? कहने लगे प्रिंसिपल साहब के कमरा के बाजू में जो छोटा कमरा है उसमें हमारी जमात थी। दूसरे पहलू में जो कमरा है उसमें फारसी की जमात। दानी ने कहा, मौलवी साहब आपके अख्तियारी मज़ामीन क्या थे? मौलवी साहब हंसे और कहा, मियाँ दानी हम पढ़ते थे, आजकल के तालिब इल्मों की तरह घास नहीं काटते थे। मौलवी साहब इस फकरे का बहुत इस्तेमाल करते थे। अरे भाई एक ही मजमून की तकमील करना दुश्वार है, आजकल पढ़ाते नहीं लाते हैं। आज पढ़ा कल भूले। तुम्हारी तालीम ऐसी दीवार है जिसमें गारे का भी रिता है, ठेकरियां भी घुसेड़ दी है, मिट्टी भी है, पत्थर भी है, कहीं चूना और ईंट भी है। एक धक्का दिया और अड़धड़ाम गिर गई। हमको इस जमाने में एक मजमून पढ़ाते थे मगर उसमें कामिल कर देते थे। पढ़ाने वाले भी ऐरे गैरे पिचकलियां नहीं होते थे। ऐसे ऐसे को छांटा जाता था जिनके सामने आजकल के आलिम महज काट के उल्लू बने हुए हैं।
मौलवी साहब को अपने तर्जुमे पर बड़ा नाज था और अक्सर इसका जिक्र फ़ख्रिया लहजे में क्या करते थे। उर्दू अदब में उनकी जिन तसनीफ़ात ने धूम मचा रखी है, उनके नज़दीक वो बहुत मामूली थी। वो कहा करते थे कि मेरी तमाम उम्र का सिला कलाम मजीद का तर्जुमा है। इसमें मुझे जितनी मेहनत उठानी पड़ी है उसका अंदाज़ा कुछ मैं ही कर सकता हूँ। एक एक लफ्ज़ के तर्जुमे में मेरा सारा दिन सर्फ हो गया। मियाँ सच कहना, कैसा मुहावरा की जगह मुहावरा बिठाया है। हमने कहा मौलवी साहब बिठाया नहीं ठूसा है। जहाँ ये फ़िक़ा कहा मौलवी साहब उछल पड़े, बड़े खफा होते और कहते कल के लौंडो मेरे मुहावरों को गलत बताते हो। मियाँ मेरी उर्दू का सिक्का तमाम हिंदुस्तान पर बैठा हुआ है, खुद लिखोगे तो ची भूल जाओगे। मौलवी साहब ने कई मरतबा इस साजिश पर भी रकमी हमले किए, लेकिन ये ज़रा टेढ़ा मुकाबला था। एक छोड़ कई किताबें मौलवी साहब से ऐंठी, कभी एक पैसा न दिया। ये नहीं कि खुदा न खास्ता वादा करता और रकम न देता था, ये कि उस वक्त तक किताब लेता ही न था, जब तक मौलवी साहब खुद न फरमा देते कि अच्छा भाई तू यूं ही ले जा मगर मेरा पीछा छोड़ दे। मेरी तरकीब ये थी कि पहले किताब पर कब्जा करता। मौलवी साहब किताब की कीमत मांगने में हुज्जत करते, वो जवाब देते, मैं इसका जवाब देता रहा। रिव्यू के लिए जो किताबें आती थी वो तो हमारे बाप दादा का माल थी। किताबें तो किताबें, मैंने मौलवी साहब की LLD की गौन भी पर भी कब्जा कर लिया। रिव्यू यहाँ अंग्रेजी लफ्ज में इस्तेमाल किया गया, यानी तबसरा। हैदराबाद आने के थोड़े ही दिनों बाद मालूम हुआ कि इस चहकते हुए बुलबुल ने इस गुलशन दुनिया से पूछ किया, जब कभी दिल्ली जाता हूँ तो मौलवी साहब के मकान पर ज़रूर जाता हूँ। अंदर कदम नहीं रखता, मगर बाहर बड़ी देर तक दीवार से लगकर दरवाजे को देखता हूँ और रह कर ज़ौक़ का ये शेर ज़बान पर आता है। ये चमन यूं ही रहेगा और सारे जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे, अल्लाह बस बाकी हवस। यहाँ पर फरहतुल्लाह बेग ने अपने यानी नज़ीर अहमद से नोक झोंक की बातें की हैं कि किस तरह पुरलुत्फ अंदाज में दोनों में नोक झोंक होती थी और उसे किताबें ले लिया करते थे। इसी सिलसिले में फरहतुल्लाह बेग ने उस्ताद और शागिर्द के दरमियान के मुशफ़क़ाना रिश्ते को भी बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। और मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने खाका के आखिर में ये भी बताया कि जब वो दिल्ली आते हैं तो उस्ताद यानी नज़ीर अहमद के मकान पर ज़रूर हाज़िरी देते हैं, जहाँ उन्हें ज़ौक़ का ये शेर याद आता है कि ये चमन यूं ही रहेगा और सारे जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। अगली वीडियो में बच्चों इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।